हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूपीएससी एई के लिए यूपीपीएससी एई का जो आपका प्रीलिम्स का जो एग्जाम्स होने वाला है 2025 के अंतर्गत, उसमें आपके जो 22 सब्जेक्ट्स हैं, या आप ये कह सकते हैं जो 22 का वो है ग्रीन एनर्जी। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ये आपकी होने वाली है ग्रीन एनर्जी वाली। तो ये आपकी ग्रीन एनर्जी की डेमो क्लास है। जो स्टूडेंट्स डेमो क्लास चाह रहे थे उनके लिए मैं डेमो क्लास लेकर के आया हूं। बेसिकली इस ग्रीन एनर्जी में से, और हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरीके की रेगुलर क्लास और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई, है ना। तो ऐसे कोई दिक्कत है ही नहीं, कर ही सकते हैं सभी के सभी लोग, है ना। चलिए, ग्रीन एनर्जी वाला ये जो टॉपिक है, इसमें से बहुत अच्छा ये आपका टॉपिक है, और ये आपका थोड़ा सा जाना पहचाना टॉपिक भी है, क्योंकि इसमें इंक्लूड है आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो इसमें बेसिकली हम बात करेंगे कि जो ग्रीन एनर्जी होती है, उस ग्रीन एनर्जी में जितने भी सोर्सेज हम पढ़ेंगे, वो ज्यादातर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ग्रीन और एनर्जी के परस्पेक्टिव में हम देखें तो इसमें थोड़ा हमें ग्रीन एनर्जी के बारे में डेटा भी पढ़ना पड़ेगा विद रेफरेंस ऑफ इंडिया, है ना। तो भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत के संदर्भ में, इंडिया के रेफरेंस में ग्रीन एनर्जी के फील्ड में क्या नई नई पॉलिसीज आई हैं, क्या नए डेवलपमेंट्स में, उन पे भी इसमें चर्चा की जाएगी। और ग्रीन एनर्जी के फील्ड में इंडिया का कितना स्टेक है, स्टेट लेवल पे स्टेक कितना है, सोलर एनर्जी में कितना, विंड एनर्जी में कितना है, क्या नई पॉलिसी है, यूनियन बजट जो 2024 था आपका उसमें इसके बारे में कितना बजट एलोकेट हुआ है, और क्या इसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इस क्लास को लास्ट तक देखना, बहुत अच्छा टॉपिक है आपके ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा, है ना। चलिए करते हैं शुरुआत। देखो, ग्रीन एनर्जी में अगर हम बात करें, एनर्जी हमारी दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, और दूसरे होते हैं हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हमारे ज्यादातर जो फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। फॉसिल्स फ्यूल्स में आपके जितने भी सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी और आपका जो डीजल, पेट्रोल है, कोयला है, ये इसके अंतर्गत आता है। और दूसरे आते हैं हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जिनके बारे में नेचुरल सी बात है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब ये दोनों हमारे एनर्जी सोर्सेज है, लेकिन एक एनर्जी सोर्सेज ऐसे हैं जो एक टाइम लिमिट के बाद में जाकर के खत्म भी हो जाएंगे और हमारे पर्यावरण को, एनवायरमेंट को हार्म भी करते हैं, उसको डैमेज भी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, सर हमें एनर्जी की किस किस फील्ड में रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की हमें नीड क्यों होती है। सर एनर्जी की नीड ऑफ एनर्जी की बात की जाए, एनर्जी की हमें जो जरूरत पड़ती है वो सबसे पहले सर आपको खाना पकाने में पड़ती है, फूड मेकिंग में पड़ती है ना, खाना पकाते हैं उसमें पड़ती है। उसके बाद में आपको लाइटनिंग में चाहिए, मतलब उजाले में, प्रकाश में, है ना, उजाला करने के लिए चाहिए, लाइटनिंग के लिए चाहिए। दूसरा आपको सर ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, मतलब अगर मैं बोलूं कि सर जितने भी ट्रक, बस, जीप, ट्रेन चलती हैं डीजल, पेट्रोल से, जिससे भी चलते हैं, तो सर ट्रांसपोर्टेशन में भी एनर्जी काम में आ रही है ना। चाहे वो डीजल के रूप में काम आ रही है, चाहे वो आपके पेट्रोल के रूप में काम आ रही है, या फिर वो आपकी सीएनजी जो ऑटो सीएनजी होती है उसके रूप में काम में आ रही है, या किसी दूसरे फ्यूल्स के रूप में, केरोसिन के फ्यूल्स के रूप में भी काम में आ रही है, जो भी आ रही है। तो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितने भी व्हीकल्स हैं उन सभी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा सर जो रनिंग मशीन्स होती हैं, जो मशीनरी होती है, जितनी भी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में जो मशीनरी चलती है, कोई बिजली से चलती है तो कोई सर इंजन से चलती है, दैट मीन्स कोई फॉसिल फ्यूल से चल रही है, कोई इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है ना। तो उसमें भी आपको एनर्जी की ही जरूरत होती है मशीन को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए। उसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं और जो एग्रीकल्चर वर्क है, जैसे ट्रैक्टर चलेगा, एग्रीकल्चर थ्रेशर मशीन चलेगी, है ना, तो ये एनर्जी से ही चलते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि सर इसमें एनर्जी का टाइप अलग है। वहां हम सर डीजल, पेट्रोल के तौर पर हम एज ए केमिकल एनर्जी काम में ले रहे हैं, जो उस इंजन की मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। पहले केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है फ्यूल की बर्निंग होकर के थर्मल एनर्जी में, फिर वो जो सिलेंडर की जो थर्मल एनर्जी है, इंजन सिलेंडर की थर्मल एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो रही है इंजन साफ्ट की, इंजन की जो कौन सी होती है, क्रैंक साफ्ट। एक कैम साफ्ट होती है इंजन में और एक होती है क्रैंक साफ्ट। तो वो सिलेंडर की थर्मल एनर्जी
इंजन की क्रैंक शाफ्ट की मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और तब जाकर के वो मशीन रन कर रही है। तो एग्रीकल्चर वर्क में और जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं इन सभी में आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, नेचुरल सी बात है। अब इसके बाद में मैं बात करूं कि एक सर बहुत अच्छी बात है सर, इस फील्ड में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यहां हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो सर एनर्जी की जरूरत यहां पड़ती है, लेकिन एक अच्छे एनर्जी जो फ्यूल्स होते हैं, एनर्जी किसी न किसी हमें फ्यूल से ही प्राप्त होती है। अब वो एनर्जी फ्यूल्स जो होता है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है, वो फॉसिल फ्यूल्स हो सकता है, वो आपका सीएनजी हो सकता है, वो आपका दूसरे तरीके का हो सकता है, जैसे सोलर या विंड एनर्जी के फॉर्मेट में हो सकता है। तो एक अच्छे जो फ्यूल्स होती है उसकी अगर मैं बात करूं सर प्रॉपर्टीज की, गुणों की मैं बात करूं या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं कि सर एक फ्यूल्स के अच्छे जो होते हैं सोर्स जो होता है उसका गुड क्वालिटी का फ्यूल्स सोर्स कौन सा होता है, या एनर्जी सोर्स। तो क्वालिटीज ऑफ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का जो अच्छा जो सोर्स होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है सर, उसमें पहली क्वालिटी होती है विच वुड डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास। मतलब वो पर यूनिट मास अमाउंट का जो एनर्जी सोर्स है वो आप इस्तेमाल जो कर रहे हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा लार्ज अमाउंट के वर्क में कन्वर्ट करने में क्या हो सक्षम, वो ज्यादा से ज्यादा लार्ज अमाउंट के वर्क को काम को अंजाम दे पाए, ये उसकी पहली खास बात होती है। दूसरी सर उसकी जो खास बात होती है वो होती है सर चीप हो, सस्ता हो, इजीली अवेलेबल हो, है ना, सस्ता हो और आसानी से उपलब्ध हो, इजीली अवेलेबल हो। तीसरी इसकी खास बात होती है सर इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, जिसको आप स्टोर करने में आसानी हो और आप उसे ट्रांसपोर्ट करने में भी क्या हो, आपको आसानी हो। जैसे अगर मैं बात करूं सर सोलर एनर्जी की, विंड एनर्जी की, तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी ऐसे रिसोर्सेज हैं एनर्जी के जिनको आप स्टोर नहीं कर सकते, जिनको आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन बाकी के जो एनर्जी सोर्स हैं लाइक एज आपका केरोसिन, लाइक एज पेट्रोल, दैट इज ऑल्सो नोन एज फॉसिल्स फ्यूल, ये जो है आपके, या इवन आप जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से या किसी भी पावर प्लांट से जो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, बिजली जनरेट कर रहे हैं, उससे भी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, स्टोर तो उसे भी नहीं कर सकते। उसे आपने क्या किया सर, इंडिया में हमने पावर ग्रिड बना रखे, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग आपके पावर जनरेशन प्लांट या स्टेशन बने हुए, वहां से पावर जनरेशन हो रही है और एक आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड गुजारी है, वहां से पूरे इंडिया में बिजली सप्लाई हो रही है। तो उसको आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, डीजल पेट्रोल को आप इजीली ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये दो एनर्जी सोर्सेज आपके ऐसे हैं, इन्हें आप ना तो स्टोर कर सकते हैं लार्ज अमाउंट में, बात वो नहीं हो रही सर मैं तो सोलर एनर्जी से मैं बैटरी चार्ज कर लूंगा, लार्ज अमाउंट की बात हो रही है, लार्ज स्केल्स पर। तो क्या आप उसे स्टोर कर सकते हो, नहीं कर सकते, विंड एनर्जी को उसको, और आप उसे ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते, है ना। तो एक जो गुड एनर्जी सोर्स होता है उसकी क्वालिटी जो होती है वो थर्ड क्वालिटी यही होती है सर, एक तो आपको सस्ता पड़े, उसके अलावा उसको आप इजीली स्टोर कर पाए और इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाए, ये इसकी एक अच्छे क्वालिटी एनर्जी की क्वालिटी होती है। इसके अलावा सर सेफ टू हैंडल एंड यूज, इसे सुरक्षित रूप से सेफली हैंडल भी कर सके, है ना, और इसे यूज भी कर सके। हैंडल का मतलब इधर से उधर रखना। पांचवा जो सर इसका फिफ्थ जो अच्छा जो क्वालिटी होती है, डज नॉट कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है। इसी से रिलेटेड एक हमारा चैप्टर है सर क्लाइमेट चेंज, है ना, क्लाइमेट चेंज। तो सर क्लाइमेट चेंज वाले चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे सर, पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, पॉल्यूशंस के प्रिवेंशन के लिए जितने भी हमारे नेशनल और इंटरनेशनल जो कन्वेंशन हुए हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ ट्रीटी जो हुई है आपकी, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल सुना होगा आपने, है ना, पेरिस एग्रीमेंट सुना होगा आपने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो एक अच्छी क्वालिटी का जो एनर्जी सोर्स होता है वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को फैलाने के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। जिसका सबसे अच्छा इस लाइन को जो फॉलो करता है वो आपका सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, दैट मींस ग्रीन एनर्जी इस लाइन को फॉलो करती है। ठीक है, तो ये पांच मुख्य बातें हैं, मेन जो प्रॉपर्टी है, पांच अच्छी क्वालिटी है किसी भी फ्यूल्स की, एनर्जी सोर्स की। इसके बारे में मैं बात करूं कि सर फ्यूल्स क्या होता है ना, फ्यूल्स जो होता है,
फ्यूल्स में हम जनरली यही लगा लेते हैं, लकड़ी या डीजल पेट्रोल नहीं। फ्यूल्स वो होता है, वो सब्सटेंस है, वो चाहे आपका केमिकल सब्सटेंस हो सकता है या फिर वो आपका थर्मल सब्सटेंस हो सकता है। जैसे सर आपका सोलार एनर्जी जो होती है वो कोई केमिकल सब्सटेंस है ही नहीं है, विंड एनर्जी जो है वो कोई आपका केमिकल सब्सटेंस है ही नहीं है ना। तो सर फ्यूल्स कोई एक मटेरियल या सब्सटेंस हो सकता है। द मटेरियल विच आर बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल्स। मतलब जो जल करके, बर्न होकर के और क्या पैदा करे, हीट एनर्जी पैदा करे, वो फ्यूल्स कहलाता है। लाइक एज वुड, लकड़ी, सर लकड़ी जलेगी और हीट पैदा करेगी, नेचुरल सी बात है, फ्यूल्स है। सर कोयला, कोल जलता है आपका, कोयले की 4 टाइप्स होती हैं, पीट, बिटुमन, एंथ्रासाइट और लिग्नाइट, है ना। तो इसमें से जो सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है आपका एंथ्रासाइट से होता है। एलपीजी भी जब जलता है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। केरोसिन भी जब जलता है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। करता है कि नहीं करता है? करता है, नेचुरल सी बात है सर, करता है, इसमें दिक्कत कहां है। एक अच्छे फ्यूल्स के अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? एक फ्यूल्स जो होगा, अच्छा जो फ्यूल्स होगा, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उसके मैं अगर बात करूं सर, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू को हिंदी में कहा जाता है ऊष्मीयमान, है ना। तो जिसके अंदर हीट एनर्जी ज्यादा हो, जितनी ज्यादा, यहां कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या हो गया सर, यहां पर हीट एनर्जी से, हीट एनर्जी जिसके अंदर ज्यादा हो। क्योंकि सर अभी हमने फ्यूल पढ़ा, फ्यूल वो होता है जो बर्न हो करके, जल करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे। तो जो फ्यूल्स होगा हमारा, कोई भी फ्यूल्स, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी होनी चाहिए? हाई। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसका मतलब उसके अंदर हीट एनर्जी जो है वो कैसी है? हाई लेवल की हीट एनर्जी है। भाई जब उसके अंदर हीट एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। दैट मींस वो ज्यादा देर तक और लार्ज अमाउंट पर हमें एनर्जी देगा। फॉर एग्जांपल हम कोयले के टाइप्स पढ़ते हैं सर, लिग्नाइट कोयला सबसे अच्छा कोयला माना जाता है ना, लिग्नाइट कोयला। जिस आप कोयले 2 तरीके के होते हैं सर, कोल। एक कोयला होता है आपका लकड़ी का कोयला, वुड कोल्स जिसको बोलते हैं आप, है ना। और एक होता है सर जो आपके पेड़ पौधों को जलाने से आप जो तैयार करते हो सर, उसके अंदर एश फॉर्मेशन, राख का निर्माण, और स्मोक फॉर्मेशन, धुआं ज्यादा होता है, उसके अंदर हीट कम होती है। तो ऐसे लकड़ी के कोयले की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कैसे होती है? लो होती है। लेकिन एक होता है जो खदानों से, माइनिंग से निकलता है, उसमें भी 4 टाइप होते हैं, उसमें से सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला होता है, जिसे आप पत्थर का कोयला भी कहते हैं सर, वो जब जलता है तो एक तो राख कम पैदा करता है, दूसरा धुआं कम पैदा करता है। तो उस कोयले की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कैसी होती है? हाई होती है। दैट मींस उस कोयले के अंदर हीट एनर्जी हाई लेवल पर है, तो वो कोयला काफी देर तक गर्म रहेगा, बहुत ज्यादा आपको हीट एनर्जी देगा, है ना। तो एक अच्छे ईंधन का करेक्ट, सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है सर, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है या हीट एनर्जी जो है वो कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। ये तो फर्स्ट डिमांड है ही है। उसके बाद में सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है बर्न विदाउट गिविंग आउट एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेज, है जो बगैर किसी नुकसानदायक, हार्मफुल गैस पैदा किए बगैर और धुआं पैदा किए बगैर, कम से कम धुआं, कम से कम स्मोक प्रोड्यूस करे, है ना, और कम से कम हार्मफुल, जितने भी हार्मफुल गैसेज निकलते हैं, फॉर एग्जांपल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जितने भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो जितना कम प्रोड्यूस करे और जितना कम धुआं पैदा करे, वो ईंधन अच्छा, वो फ्यूल सबसे अच्छा माना जाता है, उसके अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स माने जाते हैं। तीसरे, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूं, देयर शुड बी मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। जिसका इग्निशन टेम्परेचर मतलब जब आप उस फ्यूल को इग्नाइट करें, जलाएं, तो बहुत कम टेम्परेचर पर ही वो इग्नाइट हो जाए। ऐसा नहीं हो कि बहुत देर में जाकर के जल रहा है, आसानी से वो जल ही नहीं रहा, इग्नाइट हो ही नहीं रहा है। तो सर जिसका इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट होना चाहिए, बहुत मंद होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। थोड़ा से अगर हम उसे जलाने की कोशिश करें तो इजीली वो इग्नाइट हो जाना चाहिए, जल जाना चाहिए। अक्सर ये सर्दियों में देखने को मिलता है कि सर सर्दियों में गाड़ियों की आसानी से स्टार्ट नहीं होती हैं, है ना। जो भी हमारे व्हीकल्स हैं वो सर्दियों में आसानी से स्टार्ट होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि सर उनका इंजन और उनका जो डीजल पेट्रोल होता है वो ठंडा हो जाता है, तो वो आसानी से फिर उसको जलाने की कोशिश करते हैं तो वो जलता नहीं है आसानी से, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है
एक अच्छा जो फ्यूल होता है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, जिसको हम प्रज्वलन बिंदु ताप भी बोलते हैं हिंदी में, वो बहुत कम होना चाहिए। थोड़े से ही टेम्परेचर पर वो फ्यूल तुरंत इग्नाइट होकर के बर्निंग स्टार्ट कर देना चाहिए। ये इसकी फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो सर चीप होना चाहिए, ये तो है ही है, सस्ता होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो, ये तो है ही है। बर्न्स इजीली, आसानी से जलना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं हो कि सर जलने में दिक्कत कर रहा हो, ज्यादा धुआं दे रहा हो, आसानी से जल नहीं रहा हो, बार बार बुझ रहा हो, तो इजीली बर्न होना चाहिए। कन्वीनियंट टू स्टोर, इजी टू ट्रांसपोर्ट, ये वही बात आ गई, है ना, जिसको सर स्टोर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में कन्वीनियंट हो और इजी भी हो, आसान हो और हमें सुगम लगे। इसके बारे में मैं बात करूं सर, एनर्जी सोर्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं जो मैंने बताए थे, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जिनको आप ऑल्सो कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज बोल सकते हो, है ना। कन्वेंशनल सोर्सेज को बोला जाता है हिंदी में परंपरागत, मतलब जो पुराने जमाने से चले हुए आ रहे हैं, है ना, परंपरागत पुराने जमाने से चले हुए आ रहे हैं, और ये कहलाते हैं आपके गैर परंपरागत नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, गैर परंपरागत, जो अभी हाल ही में नए पिछले 100-50 सालों में, जिनको अभी हमने 100-150 सालों के अंदर इजाद किया या खोजा है, वो हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कहलाते हैं। ये जो आपके कन्वेंशनल सोर्सेज है, इनको आप नॉन रिन्यूएबल भी बोल सकते हो, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के नाम से भी बोल सकते हो इनको। क्यों? मतलब ऐसे सोर्सेज जिनको आप एक बार काम में लेते जाएंगे तो ये खत्म होते जाएंगे, दोबारा आपको प्राप्त नहीं होंगे, दोबारा से ये नहीं मिलेंगे आपको, है ना। मतलब लगातार अगर आप इनको यूज करते जाएंगे तो ये लगातार इनका जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी और एक लिमिट के बाद में जाकर के ये क्या हो जाएंगे, इस अर्थ में से खत्म ही हो जाएंगे। दिस टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज इज नोन एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल तो है ही है सर, ये उस जमाने से चले आ रहे हैं। जैसे मैं बात करूं सर फॉसिल्स फ्यूल्स की, फॉसिल्स फ्यूल जो होता है जिसको हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, जीवों का, है ना, अंश जो निकलता है। जीवाश्म का मतलब क्या हुआ, फॉसिल्स का मतलब क्या हुआ, जब इस धरती पर कुछ उथल पथल हलचल हुई तो पेड़ पौधे और जो जानवर जो थे वो इस धरती के अंदर दब गए, और धरती की गर्मी से, इस अर्थ की जो हीट थी उसकी गर्मी से धीरे धीरे ये कोयले में, डीजल, पेट्रोल में ये क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स फ्यूल, जीवाश्मी ईंधन के नाम से जाना जाता है। तो सर फॉसिल्स फ्यूल जैसे कोयला, कोल और पेट्रोलियम, अब पेट्रोल में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी गैस, ये सारी आपके पेट्रोलियम के अंतर्गत आ गई है, पेट्रोलियम के इसके अंदर आ गई है। तो ये सारे के सारे कन्वेंशनल है, पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं, हमारे बाप दादा के जमाने से हम इनको इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, और ये एक न एक दिन खत्म भी हो जाएंगे, तो ये नॉन रिन्यूएबल भी कहलाएंगे, और ये साथ के साथ में इनका एक दूसरा नाम भी कन्वेंशनल। तो ये आपके नॉन रिन्यूएबल और कन्वेंशनल भी है। सर कोयला तो एक लिमिट में जाकर के खत्म होना ही होना है, जमीन में जितना भी कोयला होगा एक दिन आप उसे निकाल लेंगे, कहां तक निकालेंगे। पेट्रोल के जितने भी बाई प्रोडक्ट है, डीजल, पेट्रोल वगैरह, ये सारे जो है, केरोसिन, ये तो खत्म होने ही है जमीन में से, कितना निकालोगे, एक लिमिट में जाकर के 10 साल, 20 साल, 100 साल में जाकर के तो खत्म हो ही जाएंगे, एंड हो ही जाएंगे। इसलिए इनको भी हम नॉन रिन्यूएबल या कन्वेंशनल बोल रहे हैं, और हमने जब से होश संभाला तब से हम इनको देखते हुए आ रहे हैं, तो ये कन्वेंशनल भी हो गए। उसके साथ साथ में थर्मल पावर प्लांट, अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो, एक होता है सर आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और एक होता है सर आपका थर्मल पावर प्लांट। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ना, ये आपका है तो कन्वेंशनल, लेकिन सर ये आपका नॉन रिन्यूएबल नहीं है सर, ये रिन्यूएबल की कैटेगरी में आता है। ये कन्वेंशनल तो है लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल नहीं है, ये रिन्यूएबल है। और लेकिन अब थर्मल पावर प्लांट क्या है सर आपका, ये नॉन रिन्यूएबल है। दोनों में फर्क है। इसमें जनरली आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मतलब दोनों के एक ही, सर ये दोनों बना तो बिजली रहे हैं, तो इसमें फर्क क्या है? एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, मैं बताता हूं आपको। बेसिक सा डिफरेंस क्या है इसमें, ये जो
थर्मल पावर प्लांट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक आपका टरबाइन होता है। थर्मल इंजीनियरिंग में आपने पढ़ा होगा स्टीम टरबाइन। तो इसमें क्या होता है सर, एक आपका स्टीम टरबाइन लगा रहता है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में एक वाटर टरबाइन होता है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले और सिविल इंजीनियरिंग वाले फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, है ना। टरबाइंस वाला चैप्टर पढ़ते हैं, टरबाइंस एंड पंप्स वाला। सेंट्रीफ्यूगल पंप्स पढ़ते हैं ना, सेंट्रीपेटल पंप्स पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है। हाइड्रोलिक मशीन्स के अंदर जो सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक मशीन्स, उसमें है ये, जो सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों में एक कॉमन सब्जेक्ट है। तो इसमें सर आपका स्टीम टरबाइन यूज होता है थर्मल पावर प्लांट में, और आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आपका वाटर टरबाइन यूज होता है। इसमें क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट में एक बॉयलर होता है। अब इसको सर ऑपरेट किया जाता है, या तो आप इसके अंदर क्या करते हैं सर, पानी को गर्म करते हैं और इसमें आप बनाते हो स्टीम बनाते हो, और उस स्टीम से आप जो है फिर चलाते हो आप स्टीम टरबाइन, और स्टीम टरबाइन जब घूमता है तब जाकर के वो बिजली प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब यहां आपने इस टरबाइन को घुमाने के लिए स्टीम प्रोड्यूस करी, लेकिन स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए, पानी, और पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए आपको पानी को क्या करना पड़ेगा, बॉयल करना पड़ेगा। किसमें, बॉयलर में। तो एक इसमें बॉयलर होता है, जबकि इसमें बॉयलर का कोई काम नहीं है। दूसरा क्या होता है, इसमें बॉयलर में पानी गर्म जब आप करोगे तो सर उस बॉयलर को पानी गर्म करने के लिए आपको क्या चाहिएगा सर, फ्यूल चाहिएगा। क्या, या तो डीजल से चलेगा वो, या फिर वो आपका केरोसिन से चलेगा, या कोयले से, या न्यूक्लियर से। चार ही ऑप्शन आपके पास में, या तो न्यूक्लियर से आप उसे बॉयल करोगे बॉयलर में न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके, या फिर आप उसे कोयले से चलाओगे, या डीजल से चलाओगे, या पेट्रोल से केरोसिन से चलाओगे। यही आपके पास ऑप्शन है। तो इसमें आप कर क्या रहे हो सर, आप डीजल, या आप इसमें केरोसिन, या आप जो है दूसरे जो सोर्सेज है, जो भी एनर्जी सोर्सेज है, उनको इस्तेमाल करके आप पानी को गर्म करके उसको स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हो, और स्टीम को फिर आप चला रहे हो, स्टीम टरबाइन चला रहे हो। इसका मतलब इसमें आप जो है एक तरीके के फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हो थर्मल पावर प्लांट में। तो वो करेगा क्या, थर्मल एनर्जी बनाएगा, पानी गर्म होएगा, उससे बनेगी सर सुपर हीटेड स्टीम, और फिर उस सुपर हीटेड स्टीम से चलेगा आपके स्टीम टरबाइन। तो सर ये सोर्सेज जो काम में आ रहे हैं, इसमें कोयला डीजल, वो तो खत्म होने हैं। और दूसरा ये पर्यावरण को डैमेज भी करता है, एनवायरमेंट को डैमेज भी करता है। ये एनवायरमेंट को हार्म करेंगे, ये एनवायरमेंट को हार्म करेगा, ये आपके एनवायरमेंट को हार्म नहीं करेगा। विंड एनर्जी एनवायरमेंट को हार्म नहीं करेगा, बायोमास एनवायरमेंट को हार्म नहीं करेगा। लेकिन मैंने यहां लिखा है कन्वेंशनल सोर्सेज। तो कन्वेंशनल का मतलब जो 100-150 साल से पहले से जो तकनीक जो चली आ रही है, टेक्नोलॉजी जो चली आ रही है बिजली पैदा करने की, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, उनको कन्वेंशनल में रखा है। तो ये विंड एनर्जी से भी हमने, जैसे जब से हम पैदा हुए हमने देखा हमारे गांव के आसपास एक बड़ी टावर पे चक्की लगी, विंड एनर्जी प्लांट। तो ये उस जमाने से, हालांकि ये रिन्यूएबल भी है, आगे चल करके हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल, फिलहाल हम पढ़ रहे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो सर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में से कौन से रिन्यूएबल है और कौन से नॉन रिन्यूएबल है, उसके भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो सर थर्मल पावर प्लांट जो होता है, इसमें भी कोयला डीजल इस्तेमाल होता है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में वाटर टरबाइन इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है सर, पानी का एक डैम होता है, रिजर्वायर होता है, थोड़ी एल्टीट्यूड पर बनाया जाता है उसको ऊंचाई पे, और वहां से पानी जो होता है वो पेनस्टॉक के थ्रू वाटर जेट, एक आगे नोजल लगी रहती है, नोजल स्पीयर, उससे फिर वहां टरबाइन के रनर की जो बकेट होती है उनसे वो पानी टकराती है, वाटर जेट, और फिर वो टरबाइन का रनर घूमता है और उससे आर्मेचर शाफ्ट कपल्ड होती है, और फिर वो आर्मेचर शाफ्ट घूमती है, बिजली पैदा होती है। तो इसमें आप कोई भी एनवायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहे, हार्म नहीं कर रहे, कोई भी इसमें गैसेज नहीं निकल रही। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है आपका, और पानी की तो सर कमी नहीं है, पानी तो बारिश होती रहेगी। समुद्रों का पानी अगर आप तकनीक इजाद कर लेते हैं तो पानी तो कभी खत्म होने वाला है नहीं इस धरती से। जिस दिन पानी खत्म हो जाएगा उस दिन हम भी खत्म हो जाएंगे, फिर हमें एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन डीजल कोयला तो खत्म होगा ना। तो ये आपका रिन्यूएबल सोर्सेज में भी आता है हाइड्रो पावर प्लांट, और ये एनवायरमेंट को डैमेज भी नहीं करता है। ठीक है। विंड एनर्जी प्लांट जो आपके कन्वेंशनल तो है, परंपरागत उस जमाने से चले आ रहे, लेकिन ये कैसे आपके रिन्यूएबल भी हैं, है ना। और बायोमास भी क्या आपका रिन्यूएबल है। इसके बाद में नॉन कन्वेंशनल, जो अभी हाल ही के कुछ वर्षों में हमने इस टेक्नोलॉजी को इजाद किया, जैसे सोलर एनर्जी। तो सर सोलर एनर्जी तो नॉन कन्वेंशनल है ही है, अभी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 150 सालों की, और ये आपकी साथ के साथ में रिन्यूएबल भी है। बार बार आप इसे प्राप्त कर सकते हो, बार बार आप इसे जो है वो रीगेन कर सकते हो, ये कभी खत्म होने वाला ही नहीं, एंडलेस सोर्स है ये।
ठीक है, तो ये नॉन कन्वेंशनल होने के साथ साथ में रिन्यूएबल भी हो गया। जैसे सोलर कुकर आप चलाओगे, सोलर सेल पैनल से आप बिजली बनाते हो, सोलर कुकर से आप पानी गर्म करते हो, सोलर हीटर आते हैं ना इनसे। एनर्जी फ्रॉम सी, समुद्रों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, और समुद्रों से आपको जो सी से जो एनर्जी जो आपको गेन होती है वो टाइडल वेव के फॉर्मेट में, जो उतार चढ़ाव होते हैं ना उसके फॉर्मेट में, और ओशियन टेक्नोलॉजी के फॉर्मेट में, है ना, इसके फॉर्मेट में आपको एनर्जी मिलती है। जियो थर्मल एनर्जी, सर जो आपकी जो पृथ्वी और उसके आसपास का जो कोस्टल एरिया या समुद्र का पानी की ऊपरी सतह जो गर्म होती है, तो उससे जो आप एनर्जी जो बना रहे हैं, इसको जियो थर्मल एनर्जी बना रहे हो, तो ये भी कभी की भी खत्म होने वाला सोर्स नहीं है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो कन्वेंशनल भी हो गया और रिन्यूएबल भी हो गया। इसके बाद में न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी भी आपकी क्लीन एनर्जी की कैटेगरी में आती है सर आपकी, ये भी एनवायरमेंट को उतना डैमेज नहीं करती है, और ये आपका जो है न्यूक्लियर का, तो ये आपका कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल है, और ये भी रिन्यूएबल की कैटेगरी में आती है, लेकिन ज्यादा मोस्ट कन्वीनियंट एंड रिन्यूएबल सोर्स नहीं है ये। ठीक है, इस पे हम आगे थोड़ा सा एक अपवाद, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जितने भी आपके एनर्जी सोर्स है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो सोर्स हैं, इनमें से कुछ आपके रिन्यूएबल हैं और कुछ आपके क्या है, नॉन रिन्यूएबल हैं। इसमें से मैं अगर बात करूं सर, जितने भी नॉन कन्वेंशनल सोर्स हैं वो सारे के सारे आपके कैसे हैं, रिन्यूएबल हैं। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, और आपकी ये एनर्जी फ्रॉम सी ये भी रिन्यूएबल है, जियोथर्मल, न्यूक्लियर एनर्जी, उसके साथ साथ में विंड एनर्जी, बायोमास और हाइड्रो पावर प्लांट, ये आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये भी आपकी किस में आती है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की कैटेगरी में आती है। बाकी ये जो दोनों आपके फॉसिल फ्यूल्स और थर्मल एनर्जी, ये आपकी कैसे है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करें। देखो कुछ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के एग्जांपल ये रहे और कुछ नॉन रिन्यूएबल के रहे। जैसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में आता है फॉसिल्स फ्यूल, डीजल पेट्रोल जो भी है, कोयला आता है, कोल आता है, उसके बाद में आपका क्या आता है, नेचुरल गैस, जितने भी एलपीजी सीएनजी है, और आपकी क्या गई, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये रिन्यूएबल तो है, लेकिन अगर आप इसे बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो ये भी एक दिन एंडलेस है, लेकिन तो आप इसको ये बोल सकते हैं मोस्ट रिन्यूएबल नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो रिन्यूएबल है, जो एंडलेस है, कभी खत्म ही नहीं होंगे सर, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल की कैटेगरी में आ गई। उसके बाद में हाइड्रो पावर एनर्जी, मतलब आप सर पानी से बिजली बना रहे हो, ये भी रिन्यूएबल है, पानी तो बार बार बरसता रहेगा, बारिश हर साल होगी। उसके अलावा मैं बात करूं सर बायोमास एनर्जी। बायोमास क्या होता है सर, जो पेड़ पौधे होते हैं, है ना, पेड़ पौधे के जो जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनकी पत्तियों से, उनकी ब्रांचेस से जो आप एनर्जी बनाते हो, वो आपकी बायोमास एनर्जी कहलाती है। तो इसको बायोमास एनर्जी आप बोलते हो। अब ये ऐसा सर, पेड़ पौधे तो कभी भी धरती से खत्म होंगे नहीं, और इनको तो उगाया भी जा सकता है, तो ये भी किसकी कैटेगरी में आ गई, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की कैटेगरी में आ गई। ठीक है, उसके अलावा सर जियोथर्मल एनर्जी, मतलब जितने भी वॉल्केनोज होते हैं आपके जियोथर्मल एनर्जी में, जो आपके होते हैं ना ज्वालामुखी, तो उन ज्वालामुखी वाले, भाई ज्वालामुखी तो फटने ही फटने, ज्वालामुखी कभी खत्म थोड़ी होंगे, वॉल्केनोज, तो वॉल्केनोज जो निकलते हैं इनसे भी आप एनर्जी बना सकते हैं, ये भी रिन्यूएबल है। और विंड एनर्जी, है ना सर, हवा जो चलती है तेज, उससे आप विंड एनर्जी प्लांट्स के माध्यम से आप विंड एनर्जी बना सकते हैं, तो ये भी किस में आती है, रिन्यूएबल में आती है। बाकी ये सारे किस में आपके, नॉन रिन्यूएबल में है। मेनली इस ग्रीन एनर्जी वाले चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम ग्रीन एनर्जी के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, उसके जो बेसिक जो टर्म्स हैं और उसका कुछ डेटा हम पढ़ेंगे ना, इंडिया के रेफरेंस में हम डेटा भी पढ़ेंगे, और आगे चल करके जो भी हम पढ़ेंगे ग्रीन एनर्जी के फॉर्मेट में, वो हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, खासकर स्पेशली आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, हाइड्रोजन फ्यूल सेल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रीन एनर्जी की बात आए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सर ग्रीन एनर्जी जो है सारे रिन्यूएबल एनर्जी जितने भी सोर्स हैं वो ग्रीन एनर्जी के ही सोर्स हो, नहीं, ऐसा कोई जरूर नहीं है। ठीक, अब हम बात करें सर ग्रीन एनर्जी की, जो अपना मेन टॉपिक है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले बेसिक हमें पता होना जरूरी था, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, तब क्या हमें इस ग्रीन एनर्जी को समझने में थोड़ी क्या रहेगा, आसानी रहेगी। अब मैं अगर बात करूं ग्रीन एनर्जी की,
देखो ग्रीन एनर्जी की अगर बात की जाए, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी जो है वो एनर्जी होती है, दैट टाइप ऑफ एनर्जी विच कम्स फ्रॉम, मोस्टली कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। आप ग्रीन एनर्जी उसको कह सकते हो जो मोस्टली जो आती कहां से मिलती है आपको, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। ग्रीन एनर्जी इज ए टर्म फॉर एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो आप ये कह सकते हैं कि सर ग्रीन एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो मोस्टली आपको मिलती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। जितने भी आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, लाइक एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओशन टेक्नोलॉजी एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल एनर्जी, ये इन सभी से जो आपको एनर्जी मिलेगी वो क्या होती है, ग्रीन एनर्जी होती है। अब इसी में आगे चल करके हम पढ़ेंगे सर ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और रिन्यूएबल एनर्जी में डिफरेंस क्या है। ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी पर भी बात की जाएगी जो आगे चल करके हम करेंगे। फिलहाल हम यह बात करेंगे सर जो ग्रीन एनर्जी होती है वो कहां से मिलती है आपको, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आपको क्या मिलती है, ग्रीन एनर्जी मिलती है। इसका मतलब सोलर एनर्जी ग्रीन एनर्जी की कैटेगरी में आती है, विंड एनर्जी ग्रीन एनर्जी की कैटेगरी में आती है, जियोथर्मल एनर्जी ग्रीन एनर्जी की कैटेगरी में आती है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से जो आपको एनर्जी मिलती है वो भी ग्रीन एनर्जी की कैटेगरी में आती है, न्यूक्लियर एनर्जी भी ग्रीन एनर्जी की कैटेगरी में आती है। अब वहां हमने देखा सर न्यूक्लियर एनर्जी तो हमारी नॉन रिन्यूएबल था, लेकिन आप बोल रहे हो ग्रीन एनर्जी में आता है न्यूक्लियर। सर ग्रीन एनर्जी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से मिले, सर वो आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से मिले या ना मिले ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है ग्रीन एनर्जी सोर्स उनको ही कहा जाता है जो आपके एनवायरमेंट को सब जो हार्म नहीं करते हो, जो एनर्जी सोर्सेज एनवायरमेंट को कम से कम बहुत लो क्वांटिटी में हार्म करे या हार्म करे ही नहीं, और उनसे कोई भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज, कोई भी हार्मफुल गैसेज नहीं निकलती हो, वो सारे आपके ग्रीन एनर्जी सोर्स कहलाते हैं। वो सारे के सारे आपके ग्रीन एनर्जी सोर्सेज हैं, चाहे वो आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं भी हैं। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी एक आपका इसमें एक्सेप्शन है। न्यूक्लियर एनर्जी अपने आप में है तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, और हम कह रहे हैं कि सर ग्रीन एनर्जी सोर्स वो होते हैं जो ज्यादातर आपको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से मिले, उसको ग्रीन एनर्जी बोल रहे हो। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी नॉन रिन्यूएबल होने के बावजूद भी ये ग्रीन एनर्जी की कैटेगरी में आती है। क्यों? क्योंकि सर ये एनवायरमेंट को कम डैमेज करती है या नहीं के बराबर डैमेज करती है, इसलिए इसको ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। ग्रीन एनर्जी को आइडेंटिटी, अब आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ज्यादातर बच्चे, जिन्होंने रट्टा मारा है, समझा नहीं उसको ढंग से, या जिसको समझाया नहीं गया, यही लाइन बताई गई, उसका एक एक्सेप्शन नहीं बताया गया उसको जब क्लास के ड्यूरेशन में, कि सर ग्रीन एनर्जी जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। तो जैसे ही वहां एग्जाम में आएगा क्वेश्चंस और वहां आपके सामने ऑप्शन में आ गया न्यूक्लियर एनर्जी क्या ग्रीन एनर्जी है, और आप उसका आंसर कर देंगे नहीं सर न्यूक्लियर एनर्जी तो ग्रीन एनर्जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, और जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है उससे जो एनर्जी आती है उसको ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। नहीं भाई, ये अधूरी जानकारी है। सही मायने में अगर देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एनवायरमेंट को हार्म नहीं करे, वो चाहे आपका कन्वेंशनल हो या वो नॉन कन्वेंशनल हो, चाहे वो आपका रिन्यूएबल हो चाहे वो आपका नॉन रिन्यूएबल हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी है उसका, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है, ग्रीन एनर्जी में उस एनर्जी को कंसीडर करेंगे जो एनर्जी आपके इस एनवायरमेंट को डैमेज या हार्म नहीं करे। ये फर्स्ट कंडीशन है उसकी। सेकंड कंडीशन में जरूरी आता है एडिशनली कि ग्रीन एनर्जी के जितने भी सोर्सेज हैं ज्यादातर वो सोर्सेज है जो कौन से हमारे रिन्यूएबल है, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी आपको एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाते हैं।
तो आप यहां इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा, समझ जाइएगा कि ग्रीन एनर्जी के सोर्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स तो है ही है, लेकिन उसके साथ में कुछ ऐसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी हैं जो ग्रीन एनर्जी की कैटेगरी में आते हैं। क्यों बोलते हैं उनको सर नॉन रिन्यूएबल होने के बावजूद भी उन्हें हमने ग्रीन एनर्जी में क्यों कंसीडर किया? क्योंकि सर वो एनवायरमेंट को कम से कम हार्म करते हैं, वो एनवायरमेंट को हार्म नहीं करते, इसलिए हमने उसको ग्रीन एनर्जी में बोला है। ग्रीन एनर्जी इज ऑफन रेफर टू एज क्लीन, सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब आप ग्रीन एनर्जी के 3 और नाम बोल सकते हो। इसे आप क्लीन एनर्जी भी बोल सकते हो, इसे सस्टेनेबल भी एनर्जी भी बोल सकते हो। सस्टेनेबल का मतलब हो गया जो आपको लगातार मिलती रहे कॉन्टिन्यूसली, जो आपको कभी खत्म नहीं होगी। और आप इसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी बोल सकते हो। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे क्लीन एनर्जी क्या है, सस्टेनेबल एनर्जी क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, ग्रीन एनर्जी तो हम पढ़ ही रहे, और अल्टरनेटिव एनर्जी क्या है वो भी हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एनर्जी डज नॉट रिलीज टॉक्सिक ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। ग्रीन एनर्जी की ये एक कंडीशन हो गई, वो कोई सी भी हो, चाहे वो रिन्यूएबल हो एनर्जी या नॉन रिन्यूएबल हो, तो एक कंडीशन सबसे ज्यादा इस पर जो अप्लाई होती है वो यही अप्लाई होती है, सर जितने भी ग्रीन एनर्जी सोर्सेज होंगे वो टॉक्सिक ग्रीन हाउस गैस रिलीज नहीं करेंगे एटमॉस्फेयर में। जो भी ये काम कर रहा है वो सब ग्रीन एनर्जी है, चाहे वो रिन्यूएबल हो चाहे नॉन रिन्यूएबल हो। उसके साथ में मीनिंग इट कॉज लिटिल, इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन बोल रही है इसका मतलब क्या है, दैट्स मीनिंग इट कॉज लिटिल और नो एनवायरमेंटल इंपैक्ट है। मतलब ये एनवायरमेंट को है ना प्रभावित नहीं करे, इंपैक्ट नहीं करे, या उसको कोई भी थोड़ा सा भी लिटिल भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाए, है ना, या तो बहुत कम नुकसान पहुंचाए या वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाए, उसे आप ग्रीन एनर्जी के तौर पर कंसीडर करोगे। अब उम्मीद है आपको वो समझ में आ गया होगा ग्रीन एनर्जी क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन एनर्जी गॉट इट्स नेम, इसका नाम ग्रीन एनर्जी क्यों रखा है? क्योंकि बिकॉज इट कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज प्रोवाइडेड टू अस बाय द अर्थ। तो इससे ग्रीन एनर्जी का नाम ग्रीन एनर्जी क्यों रखा? ग्रीन क्यों रखा? क्लीन भी तो रख सकते थे, ग्रीन क्यों रखा? क्यों? क्योंकि सर ये हमें मिलती है किससे? कम्स, है ना, कम्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है। जो कौन देता हमें नेचुरल रिसोर्सेज? सर बाय द अर्थ। अर्थ के द्वारा जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हमें दिए जा रहे हैं उनसे ये नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है आपको ग्रीन एनर्जी। पानी से मिलेगी, नेचुरल रिसोर्स है, हवा से मिलेगी, नेचुरल रिसोर्स है, आपको सोलार से मिलेगी, नेचुरल रिसोर्स है, न्यूक्लियर से मिलेगी, नेचुरल रिसोर्स है। जमीन के अंदर अपने आप ही मिलते हैं आपके न्यूक्लियर एनर्जी के जितने भी आइसोटॉप्स हैं। यूरेनियम के भंडार, यूरेनियम मिलता है कि नहीं मिलता? आपको मिलता है ना? कहां से मिलता है? जमीन में से तो मिलता है, मंगल ग्रह से थोड़ी लेके आते हैं, मिलता है बस। वॉल्केनो कहां से निकलते हैं? वॉल्केनो जमीन में से निकलते हैं, ज्वालामुखी, तो जमीन से मिला आपको नेचुरल सोर्स। समुद्र में जो उतार चढ़ाव, ये जो लहरें उठती है, तरंगें उठती है ना समुद्र में, टाइडल्स फॉर्मेशन जो होते हैं, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज है। तो ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज से जो आपको एनर्जी मिलती है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा? ग्रीन एनर्जी। जो हमें कहां से मिलती है? जमीन से मिलती है। कौन देता है? अर्थ देता है। ठीक है, ग्रीन एनर्जी कम्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर। ग्रीन एनर्जी नेचुरल रिसोर्सेज आती है, और वो नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं सर? वाटर, विंड, सन, विच प्रोवाइड एनर्जी, वी टर्न इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो हमें एनर्जी देते हैं अलग अलग फॉर्म में। कोई विंड एनर्जी, अब हमने क्या किया, ऐसी डिवाइस बना ली है, हमने ऐसी डिवाइस बना ली, ऐसी मशीन बना ली है जो एनर्जी के एक टाइप को एनर्जी के दूसरे फॉर्मेट में वो कन्वर्ट कर रहे हैं। एनर्जी हमने नहीं बनाई है, और वैसे भी लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट इज कन्वर्टिबल वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अगर हमें ये घमंड नहीं सर बिजली हमने बना ली है, नहीं भाई साहब, बिजली हमने बनाई नहीं है, हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई है, हमने एक सोलार प्लेट बनाई है, सोलार पैनल बनाया, हमने सोलार प्लेट बनाई है जो ऑलरेडी एनर्जी है, सोलार एनर्जी।
या लाइट एनर्जी, उसको कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के रूप में। और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जनरल तौर पे समझने के लिए, है ना। बाकी तो इसमें डीप लेवल पे बहुत कुछ बात है ना। तो हमने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जो आपकी सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमने ऐसा इंस्ट्रूमेंट एज ए बैटरी बनाया जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमने ऐसा बल्ब बनाया जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है लाइट एनर्जी में। हमने ऐसा जनरेटर बनाया जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमने ऐसी मोटर बनाई जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है मैकेनिकल एनर्जी में। हमने ऐसा इंजन बनाया जो आपकी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है थर्मल एनर्जी में, और फिर उसको कन्वर्ट कर रहा है वो मैकेनिकल एनर्जी में। तो हमने एनर्जी नहीं बनाई, हमने सिर्फ एनर्जी फॉर्मेशन की डिवाइस बनाई। तो ये जो ग्रीन एनर्जी है वो आपके नेचुरल सोर्सेज से मिल रही है, जो कि नेचुरल सोर्सेज में आपका वाटर आता है, विंड आता है, सन आता है, वोल्केनो आता है, और भी बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज है। पेड़ पौधों की जो टहनियां होती है, लीव्स होती है ना, ब्रांचेज जो होती हैं, उनसे जो एनर्जी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमास एनर्जी, जो रिन्यूएबल है। गोबर गैस बनती है नहीं बनती क्या, बायोगैस, गोबर से जो बिजली गैस बनती है वो भी आपका रिन्यूएबल है, लेकिन वो थोड़ा सा एनवायरमेंट को डैमेज करती है। ग्रीन एनर्जी इज ऑल्सो बेटर फॉर आवर फिजिकल हेल्थ। हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए तो ग्रीन एनर्जी बहुत अच्छी है ही है। उसके साथ साथ में एज इट इज फार लेस रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूटिंग आवर एयर एंड वाटर, और ये हमारे एयर और वाटर को पॉल्यूट करने में लेस रेस्पॉन्सिबल है, बहुत कम जिम्मेदार है। ये जिम्मेदार है ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ बहुत कम पॉल्यूटेंट निकालती है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत अच्छा डेटा है, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हाउस होल्ड एंड एम्बिएंट एयर पोल्यूशन, हमारा घर का जो एयर पोल्यूशन है और हमारे घर के आसपास का चारों तरफ का जो एयर पोल्यूशन है, उससे है ना पोल्यूशन कॉजेज 4.2 मिलियन डेथ्स। 4.2 मिलियन मतलब लगभग लगभग मोटा मोटा 42 लैक्स। 4.2 मिलियन का मतलब क्या हो गया, 42 लैक्स, क्योंकि आप सभी जानते हैं 1 मिलियन इक्वल टू 10 लैक्स। तो सर हर साल लगभग इतना ये जो आपका हाउस होल्ड पॉल्यूशन होता है, घर के अंदर का जो पॉल्यूशन होता है, घर के अंदर आप जो चूल्हे पे खाना बनाते हैं, गैस पे जो खाना बनाते हैं, या घर के अंदर जितने भी प्लास्टिक आइटम्स होते हैं, उन प्लास्टिक आइटम से एक तो फॉर्मल्डिहाइड गैसेज निकलती है, तो वो भी आपको फॉर्मल्डिहाइड गैस से तो वैसे नुकसान पहुंचाती है ना। ये तो हाउस होल्ड जो पॉल्यूशन है, और हाउस बाहर का जो चारों तरफ का जो पॉल्यूशन है, वो आपका हर साल लगभग 42 लैक्स या 4.2 मिलियंस लोगों की डेथ के लिए क्या है, ये जिम्मेदार है। अराउंड द वर्ल्ड एनुअली, हर साल लगभग इतनी मौतें जो है 42 लाख जो मौत होती हैं, वो आपके हाउस होल्ड और आपके चार पांच एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। एयर पोल्यूशन से इतनी है, अभी तो वाटर पोल्यूशन से डेथ होती है वो कितनी है, कैंसर से डेथ होती है वो कितनी है, एयर पोल्यूशन से हर साल लगभग 42 लाख लोग मारे जाते हैं। मतलब कम डेटा नहीं है। इतना तो कोविड महामारी में, जो कोविड पेंडेमिक थी ना, उसमें नहीं मारे गए थे लोग हमारे इंडिया में, तो 1 साल के अंतर्गत इतने इससे हर साल मिलते, और हम इसको पेंडेमिक नहीं बोल रहे। मतलब वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखें तो लोग इतने मर रहे हैं, 10 साल के अंदर लगभग आपके 5 करोड़ लोग मर जाएंगे। और यहां कोरोना में, छोटा सा एक कोरोना में लोग हाहाकार मच गया था। लोग क्या है, जो चीज बड़ी चीज है उस पर ध्यान नहीं देते, और जो ओकेजनली जो होते उस पर हाय तौबा मचा देते हैं। तो WHO का ये डेटा है, WHO ने ये बोला कि सर अकॉर्डिंग टू WHO एनुअली आपके 4.2 मिलियन जो पीपल्स हैं उनकी जो डेथ होती है वो हाउस होल्ड और एम्बिएंट एयर पोल्यूशन की वजह से होती है। इसके बाद में मोस्ट ऑफ दीज डेथ्स अकर्ड इन लो टू मिडिल इनकम कंट्रीज। ये आपके लो इनकम कंट्रीज और मिडिल इनकम कंट्रीज जो है वहां पर ये डेथ ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि सर वहां पर ग्रीन एनर्जी की सोर्सेज तो खूब है, लेकिन वहां पर ग्रीन एनर्जी पर इंप्लीमेंटेशन और पॉलिसी अभी उतनी इफेक्टिव नहीं वहां पर अप्लाई हुई है। और इस फील्ड में भी वहां की जो गवर्नमेंट है, सरकारें हैं, वो भी उतना इनिशिएटिव नहीं ले रही है, लार्ज स्केल पर इस पर फोकस नहीं कर रही है। लेकिन इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर फोकस, इसलिए तो इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, चीन और अमेरिका के बाद में, है ना, चाइना के बाद में। एस्केपली साउथ ईस्ट
है ना, एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो कंट्री हैं और आपके वेस्टर्न पैसिफिक रीजन के जो आपके कंट्री हैं, वो सारे क्या हैं, ये आपके जितनी भी डेथ होती है वो इन एरिया से सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पर ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज न के बराबर है। ग्रीन एनर्जी सोर्सेज लाइक विंड एनर्जी एंड सोलर पावर आर फार मोर सस्टेनेबल ऑप्शन कंपेयर टू फॉसिल्स फ्यूल। फॉसिल्स फ्यूल के कंपैरिजन में अगर मैं बोलूं कि विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल एनर्जी है, ये कंटिन्यूअसली आपको मिलती रहेगी, ये कभी एंडलेस है, कभी खत्म होगा ही नहीं। दे ऑफसेट द इमिशन ऑफ ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सेविंग सस्टेनेबल हेल्थ इशू। और ये जो है आपके जितने भी ऑक्साइड गैसेज निकलती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो उन गैसों से हमें ये ग्रीन एनर्जी सोर्सेज बचाते हैं और हमारे हेल्थ के लिए, हेल्थ इशू के लिए क्या रहते हैं, फायदेमंद रहते हैं ग्रीन एनर्जी सोर्सेज। ठीक, इसके बाद में बात की जाए सर ग्रीन एनर्जी के एग्जांपल्स की बात की जाए, ग्रीन एनर्जी के एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे आपके मोस्ट जो एग्जांपल्स हैं सबसे ज्यादा आपके सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो पावर और आपके बायोमास, ये हो गए। उसके साथ साथ में अलॉन्ग विद आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इस तकनीक पर, इस टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है। और जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स है ना, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी जी, उन्होंने इसका एक इनॉग्रेशन भी किया था, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली बस का और कार का भी, है ना। तो इसको ग्रीन फ्यूल बोला जाता है, ग्रीन एनर्जी पे चलने वाला, है ना। तो मतलब अभी कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, टोयोटा कंपनी जो है ना, कार बनाने वाली कंपनी है टोयोटा, तो टोयोटा कंपनी ने एक ऐसा इंजन बना लिया भाई साहब जो पानी से चलता है। तो वो जो कहावत थी ना, वो लोग कहते थे अरे गाड़ी क्या पानी से चलती है क्या, इंजीनियर जो है ना वो कुछ भी कर सकता है भाई साहब, जिस बात को आप मजाक में लेते हो उसको सच बना सकता है कि गाड़ी क्या पानी से चलती है क्या, पानी डलता है किसमें। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स क्या है, वो यही तो है सर। आप कहा सर वो हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर रहा है, वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो छोटा सा जो प्लांट है। और टोयोटा ने तो इंजन बना ही लिया है ना ऐसा जो पानी से चलेगा। अभी मैं उस पर एक वीडियो भी बनाने वाला हूं, इंफॉर्मेटिव वीडियो, वो पानी से चलेगा भाई साहब। तो साइंटिस्ट ने और इंजीनियर ने कमाल कर दिया, पानी से गाड़ी को चला दिया। जो बातें बोलते थे ना, अरे गाड़ियां कोई पानी से चलती देखी क्या आज तक, है ना, चला दिया। इसलिए तो इंजीनियर के बारे में कहा जाता है इंजीनियर कैन मूव द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड है उसको मूव, किधर भी मूव कर सकता है इंजीनियर जो है। एन इंजीनियर कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, बिल्ड द वर्ल्ड एंड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। संसार को बना भी सकता है और संसार को खत्म भी कर सकता है, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है इस वर्ल्ड को, क्योंकि इंजीनियर भाई साहब ऐसे वेपन्स बना लिए उसने, इतने डेंजरस वेपन्स बना लिए, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो ये धरती तो खत्म ही हो जाएगी। ये हाइड्रोजन बॉम्ब सोचिए आप, हाइड्रोजन बॉम्ब और एटॉमिक बॉम्ब कितने खतरनाक, कितने डेंजरस बॉम्ब बना लिए। तो इंजीनियर्स कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड एंड इंजीनियर्स कैन बिल्ड द वर्ल्ड्स और कैन मूव द वर्ल्ड्स। इसलिए जो मजाक वाली जो बात रहती है ना, उसको भी, जैसे एलन मस्क ने एक रीयूजेबल, उसका जो फाल्कन 9 के नाम से ही था शायद, है ना, रॉकेट बना दिया। किसी ने सोचा था, ऐसी मजाक मजाक बोला कि भैया क्या तुम ये ऐसा रॉकेट बन सकता है क्या कि हवाई जहाजों की तरह बार बार जाए और वापस आ जाए, हमें नया रॉकेट नहीं बनाना पड़े। मतलब मैं बना सकता, अरे ये मजाक वाली बात है, ऐसा तो संभव ही नहीं है बनना, लेकिन उस बंदे ने बना दिया। तो इंजीनियर था वो, है ना। तो इंजीनियर बंदा कुछ भी कर सकता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का एक एग्जांपल हो गया आपका ग्रीन एनर्जी का। जियोथर्मल मतलब वोल्केनो से जो एनर्जी मिलेगी, ये भी आपका ग्रीन एनर्जी का एग्जांपल है। टाइडल एनर्जी जो है, जो समुद्र में जो लहरें उठती है ना, तो उसको हिंदी में बोला जाता है ज्वार भाटा, टाइडल फॉर्मेशन, ऐसे ऐसे। तो इनसे भी एक वो प्लांट बना लिया गया है, वो भी जैसे टाइडल वेव के फॉर्मेट में जब वो होता है तो वहां उसमें छोटे छोटे स्प्रिंग लगी हुई है और वो छोटे छोटे पिस्टन आर्मेचर लगे हुए हैं, तो वो जब आपस में मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो आपका टाइडल एनर्जी से भी बिजली बन रही, इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर एनर्जी, अब देखो ये एक आपका एक्सेप्शन हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी। सर ये आपका नॉन रिन्यूएबल है, लेकिन कैसा है, ग्रीन एनर्जी का सोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि सर न्यूक्लियर एनर्जी से एनवायरमेंट को डैमेज जो होता है वो कम होता है, बहुत कम होता है। स्पेशल नोट पे ध्यान देने की जरूरत है आपको। क्या ध्यान देने? न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी कंसीडर्ड ग्रीन एनर्जी। आगे देखो वही बात, न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स जो है आपका,
वो है तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, लेकिन हम इसको नॉन रिन्यूएबल होने के बावजूद भी हम इसे एज ए ग्रीन एनर्जी सोर्स भी कंसीडर कर रहे हैं। क्यों कंसीडर ग्रीन एनर्जी? बिकॉज इट प्रोड्यूस जीरो ग्रीन हाउस इमिशन ड्यूरिंग एनर्जी प्रोडक्शन। ये जो ग्रीन हाउस गैसेज का जो इमिशन करता है वो लगभग जीरो करता है, इसलिए हमने इसको नॉन रिन्यूएबल होने के बावजूद भी हमने इसको ग्रीन एनर्जी की कैटेगरी में रखा है। बाकी इसको छोड़ के सारे क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। और ग्रीन एनर्जी की फर्स्ट लाइन ही हमने ये पढ़ी थी, ग्रीन एनर्जी सोर्सेज दैट कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, है ना। एंड ऑपरेशन, जब ये इसको आप न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हो या आप इसे जब चलाते हो, ऑपरेट करते हो, तो ये जीरो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन करता है, 0% करता है। बट सम ऑफ्टन टेक क्वेश्चंस इफ न्यूक्लियर वेस्ट एंड इट्स स्टोरेज कैन बी डेंजरस। आंसर इज यस। हां, लेकिन न्यूक्लियर जो वेस्ट जो निकलता है और इसको जो स्टोरेज जब आप करते हैं, तो ये सर आपकी जमीन को, मिट्टी को, सॉइल को और वाटर को और एयर को कंटामिनेटेड कर सकते हैं या उसमें रेडिएशन फैला सकते हैं। इसलिए जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है इसका और इसको जो स्टोरेज किया जाता है वो बहुत ही प्रिसाइजली और बहुत ही प्रिकॉशंस के तौर पर किया जाता है। आपने वो सुना होगा ट्रेजेडी, जो जापान में सुनामी आई थी, तो वहां पर जो शायद फुकुशिमा है ना, न्यूक्लियर प्लांट था, वहां उस सुनामी से डैमेज हो गया था, तो वहां उसके समुद्र के पानी में ये रेडिएशन फैल गया था, है ना। तो हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी से आप एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऑपरेशन जो कर रहे हैं, तो उस दौरान डैमेज नहीं पहुंचता है, लेकिन न्यूक्लियर जो वेस्ट होगा और उसको स्टोर करने की जो आपके तरीके होंगे, ये जरूर आपके एनवायरमेंट को डैमेज कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी प्रोडक्शन के समय तो कोई डैमेज नहीं कर रही, इसलिए हम इसको ग्रीन एनर्जी की कैटेगरी में रखते हैं। अब आपके कौन कौन से हो गए सर ग्रीन एनर्जी सोर्सेज? सोलर एनर्जी ग्रीन एनर्जी सोर्स है, विंड एनर्जी आपका ग्रीन एनर्जी सोर्सेज है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आपका डैम बना दिया जाता है ना, हाई एल्टीट्यूड पर डैम से पानी ऊपर से गिराया जाता है और फिर वो टरबाइन का रनर घूमता है उस पानी से टकरा करके, स्ट्राइक करके, है ना, तो ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहलाता है। तो ये भी आपका क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी क्या आपका ग्रीन एनर्जी का प्लांट हो गया। उसके साथ में जियो थर्मल एनर्जी हो गया। जियो थर्मल एनर्जी में आपके वोल्केनो से मिलने वाली एनर्जी भी होगी और आपके ये समुद्रों के अंदर से, जमीन के अंदर से जो गर्म गैसेज निकलती है वो। इसके अलावा बायोमास एनर्जी होगी, जो भी आपका जो वेस्ट होता है उससे जो आप एनर्जी बनाते हो वो बायोमास एनर्जी होगी, पेड़ पौधों की पत्तियों से, टहनियों से जो आप बनाते हो। मरीन एनर्जी होगी, समुद्रों में जो मरीन एनर्जी में ज्यादातर आपके वो टाइडल एनर्जी आएगी, है ना, टाइडल एनर्जी। तो ये सब के सब आपके क्या है, ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज है। बढ़ते आगे, इंडिया के रेफरेंस में बात करें सर, तो सर इंडिया का जो इलेक्ट्रिसिटी इंडेक्स है उसकी मैं बात करूं सर 2010, 2020 और 2030 तक का, इसकी बात की जाए, यहां आपको दो मिल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस कलर में, ये तो है सर आपके फॉसिल्स फ्यूल जो कि आपके नॉन रिन्यूएबल है, जो ग्रीन एनर्जी भी नहीं कहलाते, और आपके ग्रीन कलर में जो है कैसे आपके रिन्यूएबल है। तो सर 2010 में ये जो डेटा आपका है ना, जो आपका IEA है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो डिपार्टमेंट है एनर्जी वाला, उसका डेटा है ये आपका 2010 में। सर हमारा 2010 में हमारे पास में जो ग्रीन एनर्जी से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे वो 60% कर रहे थे, 16%, और 84% हमारे पास में क्या था, फॉसिल्स फ्यूल था, है ना। उसके बाद में फिर हम 10 साल बाद में प्रोग्रेस करते हैं और ये हमारा जो परसेंटेज है ग्रीन एनर्जी का वो 16% से बढ़कर के हो जाता है 23%, और हम जो है लगभग इतना जो है हम यहाँ इसमें घट जाते हैं, लगभग आपका 7% आप डिक्रीज कर जाते हैं इस फील्ड में, और 77% हम अभी भी इस पर डिपेंड रहते हैं, इस पर फॉसिल्स फ्यूल पर। उसके बाद में हमारा 2030 में जो लक्ष्य है सर, हम 500 गीगावाट की हम ग्रीन एनर्जी के प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं कि सर 500 गीगावाट हमारी कैपेसिटी और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करने की। तो हमारा ये एक मिशन है कि सर 2030 तक हम चाहते हैं हमारा जितना अभी फिलहाल जो आपका 77% और 23% का ये जो परसेंटेज रेशियो निकल के आ रहा है, ये सर 2030 तक ये 50-50% हो जाए, और हमारा ये टारगेट है 2070 तक, सर 2070 तक हम सर 0% कार्बन इमिशन
CO2 इमिशन हमारा टारगेट जीरो हमने रखा है, टारगेट 2070 तक हम कार्बन इमिशन क्या कर देंगे, जीरो। इसका मतलब लगभग हम 100 है ना 100% के आसपास हम ग्रीन एनर्जी पर माइग्रेट हो चुके होंगे 2070 तक। अब आपका कार्बन इमिशन जो होता है वो आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होता है, ग्रीन एनर्जी सोर्सेज से कार्बन इमिशन न के बराबर होता है। तो हमारा टारगेट है सर 2030 तक तो हम 50 पर हमारा जितना भी कार्बन इमिशन है, फुटप्रिंट है, उसको हम 50% घटा दें। तो वो कैसे होगा सर, हम 50% जब हम ग्रीन एनर्जी पर माइग्रेट हो जाएंगे, फिर हमारा 50% ही कार्बन इमिशन रहेगा। और हमारा अगला टारगेट है कि सर अगले 40 सालों में हम जो है वो कार्बन फुटप्रिंट या कार्बन इमिशन हम क्या कर दें, नेट जीरो कर दें 2070 तक। उसके लिए हमें जो 50% जब हम 2030 में भी हम डिपेंड रहेंगे फॉसिल्स फ्यूल पर, इसको भी हम कंप्लीटली जब ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे तब हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। इसके बाद में मैं बात करूं सर ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में डिफरेंस क्या है। दोनों लगभग सिमिलर हैं लेकिन इनमें एक मोटा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस पे भी चर्चा की जाएगी। तो मैं अगर उस डिफरेंस की बात करूं सर ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में डिफरेंस क्या है, इस पर अगर हम डिस्कस करें, लेट मी डिस्कस। तो क्या है, जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि ग्रीन एनर्जी कम्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड, और क्या होता है कि ये नो डेंजरस टू एनवायरमेंट, या ये आपको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है, या ये एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली हार्म करने वाली जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका एमिशन नहीं करती ग्रीन एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी भी यही करती है, लेकिन कुछ ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जो इसको फॉलो नहीं करते, जैसे बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी में क्या होता है, थोड़ी सी लो क्वांटिटी पर कार्बन एमिशन होता है और ग्रीन हाउस गैस उसमें से प्रोड्यूस होती है। तो वो कंप्लीटली आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन ग्रीन एनर्जी की कंडीशन को कंप्लीटली फुलफिल नहीं कर रहा, मैक्सिमम कर रहा है। तो एक बेसिक सा डिफरेंस हो गया सर। ग्रीन एनर्जी एक्चुअली ए सबसेट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी का ही क्या है, सबसेट है, और एंड इंक्लूड दोज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज दैट ऑफर द ग्रेटेस्ट एनवायरमेंटल बेनिफिट। और ये ग्रेटेस्ट एनवायरमेंटल बेनिफिट जो है वो आपको ऑफर करता है कौन, ग्रीन एनर्जी। सो ऑल्दो ऑल ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल, नॉट ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड एज ग्रीन। मतलब जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आपके एंटायरली ग्रीन एनर्जी सोर्सेज हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ग्रीन एनर्जी जितने भी ग्रीन एनर्जी सोर्सेज है वो सारे के सारे क्या है, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल तो सारे के सारे ग्रीन एनर्जी सोर्सेज है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को आप कंसीडर ग्रीन कर सकते हो। जैसे मैंने बताया बायोमास, बायोमास एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, लेकिन आप उसे 100% ग्रीन एनर्जी सोर्स के तौर पर कंसीडर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल विंड पावर इज ग्रीन एंड रिन्यूएबल, है ना। बर्निंग वुड बायोमास के अंदर आता है ना, बर्निंग वुड लकड़ी जो आती है, बर्निंग वुड इज रिन्यूएबल। भाई लकड़ी तो कभी खत्म होगी ही नहीं, और उग जाएंगे, आप पेड़ काटेंगे और उग जाएंगे, आप लगा करके और उगा सकते हैं, पेड़ ग्रो कर सकते हैं। बर्निंग वुड इज रिन्यूएबल, बर्निंग वुड तो रिन्यूएबल तो है, लेकिन क्यों, क्योंकि सर बिकॉज यू कैन ग्रो मोर ट्रीज, आप बहुत सारे पेड़ और नए उगा सकते हो, और जो आप बार बार उगा सकते हो, जिसको आप बार बार अचीव कर सकते हो, वो आपका क्या है, रिन्यूएबल। तो सर विंड पावर जो है ये तो ग्रीन है, लेकिन अगर मैं बात करूं सर लकड़ी की बात करूं, वुड की बात करूं, पेड़ों वाली जो है आपकी प्लांट्स वुड की मैं बात कर रहा हूं, तो सर ये है तो रिन्यूएबल। लेकिन सर जब आप लकड़ी को जलाते हो, बर्निंग वुड, तो सर बट नॉट ग्रीन। क्यों, इसको आप ग्रीन एनर्जी नहीं बोल सकते लकड़ी को जलाने को। क्यों, क्योंकि बिकॉज इट रिलीज पॉल्यूशन इनटू द एटमॉस्फेयर। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी टॉक्सिक गैसेज जिसमें से क्या होती हैं, रिलीज होती हैं, जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनके अंदर, और हमारे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन फैलाती हैं। तो आपका जरूरी नहीं,
जितने भी ग्रीन एनर्जी सोर्स है वो सारे के सारे रिन्यूएबल है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एक जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है वो सबके सब ग्रीन में हो। जैसे लकड़ी जो है, वुड जो है, वो एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, लेकिन ये ग्रीन एनर्जी नहीं कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करूं, नेक्स्ट वी डिस्कस रिन्यूएबल एनर्जी कम्स फ्रॉम सोर्स दैट आर कॉन्स्टेंटली एंड नेचुरली रिन्यूड, जो आपको लगातार मिलते रहे और नेचुरली वो वापस से आपको रिन्यू होते जाए। हेंस द नेम सच एज विंड पावर एंड सोलर पावर। ठीक है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी इज ऑल्सो ऑफन कॉल्ड सस्टेनेबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी को आप सस्टेनेबल एनर्जी भी बोल सकते हैं। और मैंने आपको पिछली पीपीटी में बताया था कि सर ग्रीन एनर्जी का और भी कई नाम है, उसे क्लीन एनर्जी भी बोल सकते हो, उसे आप रिन्यूएबल एनर्जी भी बोल सकते हो, और उसे सस्टेनेबल एनर्जी भी बोल सकते हो ग्रीन एनर्जी को। तो उसी के साथ साथ में रिन्यूएबल एनर्जी को जो है आप सस्टेनेबल एनर्जी भी बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस मिलने वाली। ठीक है, ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मे नॉट बी कंसीडर्ड ग्रीन। एक कोई भी जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उसे आप एज ए ग्रीन एनर्जी सोर्स कंसीडर नहीं कर सकते। कब तक? इफ फॉर एग्जांपल सम कार्बन एमिशंस आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस यूज्ड टू जनरेट एनर्जी सच एज द बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो कार्बन इमिशन जो है वो जुड़ा रहता है जब आप ग्रीन एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें। तो ग्रीन एनर्जी के लिए जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो उसमें जो कार्बन इमिशन निकलता है, तो ऐसा नहीं कि आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं तो अब इसमें से कार्बन इमिशन जीरो है, नहीं। जब तक आप ग्रीन एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओगे, उसमें जब आप उसको लगाने में जो भी प्रोसेस यूज करोगे उसमें कुछ आपकी कार्बन जैसी गैसें उसमें से इमिट होती है। अब बात आती है, देखो हमने रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी में डिफरेंस देख लिया, समझ भी लिया। अब हम बात करें सर क्लीन एनर्जी की। सर क्लीन एनर्जी क्या होती है ना, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे क्लीन एनर्जी पर। लेट अस डिस्कस अबाउट क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी, इसमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी में, बहुत बेसिक सा और माइनर सा डिफरेंस है, बाकी मैक्सिमम इसमें सिमिलरिटीज है। समझिएगा इसको, है ना, बहुत माइनर सा डिफरेंस है इसको। क्लीन एनर्जी इज एनर्जी दैट डज नॉट इमिट एनी हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज और पॉल्यूटेंट्स ड्यूरिंग द जनरेशन प्रोसेस। समझे आप इस लाइन को? क्लीन एनर्जी उस एनर्जी को बोलते हो जो आप जो है वो बिल्कुल भी ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन और पोल्यूटेंट का एमिशन क्या हो, उसमें नेट जीरो हो, बिल्कुल भी नहीं होता हो, 0.1% भी नहीं होता हो। मतलब आप ये कह सकते हो जो 100% ग्रीन होगी उसे आप एज ए क्लीन एनर्जी के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। तो जिसमें से हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज का और पोल्यूटेंट्स का जो इमिशन है वो क्या हो, लगभग नेट जीरो, उसे आप क्लीन एनर्जी बोल सकते हैं। दिस मींस दैट ऑल ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर आल्सो क्लीन बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन तो क्या है, ये क्लीन एनर्जी है, लेकिन एक थोड़ा सा इसमें क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। एज विद रिन्यूएबल एनर्जी सम टाइप ऑफ क्लीन एनर्जी मे नॉट ऑलवेज बी कंसिडर्ड एंटायरली ग्रीन। तो इसमें से कुछ जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनमें से कुछ रिन्यूएबल एनर्जी को, जो कुछ क्लीन एनर्जी के जो टाइप है उनको आप जो है कंप्लीटली ग्रीन एनर्जी के तौर पर कंसीडर नहीं कर सकते। मतलब ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो क्लीन एनर्जी के सोर्स है वो ग्रीन एनर्जी हो। जैसे मैं बात करूं सर बायोमास, तो सर बायोमास क्लीन एनर्जी नहीं है, लेकिन बायोमास को हम ग्रीन एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि सर क्लीन एनर्जी की डेफिनेशन है, कंडीशन है जिसमें से कार्बन इमिशन और ग्रीन हाउस गैस इमिशन क्या हो, नेट जीरो। लेकिन बायोमास में ऐसा होता नहीं है, बायोमास में से थोड़ा सा इमिशन होता है, लेकिन उसे आप ग्रीन एनर्जी के तौर पर कंसीडर कर सकते हो, क्लीन नहीं कर सकते। तो कोई भी जो क्लीन एनर्जी है, क्लीन एनर्जी जो है वो
ग्रीन, ऐसा जरूर नहीं को पूरी की पूरी ग्रीन एनर्जी में ही हो, ठीक है। दैट सेड एन एनर्जी सोर्सेज डज नॉट हैव टू बी रिन्यूएबल टू बी कंसिडर्ड ग्रीन। मतलब एन एनर्जी सोर्स डज नॉट हैव टू बी रिन्यूएबल, इसका मतलब यह कि कोई भी जो एनर्जी सोर्स है वो रिन्यूएबल नहीं होता हो तो उसे क्लीन के तौर पर शामिल क्या कर सकते हो क्या है कि सर वो रिन्यूएबल नहीं है तो हम उसे क्लीन एनर्जी के तौर पर शामिल नहीं कर सकते। ये बात क्या है, गलत है। कोई जरूरी नहीं है कि वो रिन्यूएबल नहीं हो तो आप उसे क्लीन एनर्जी नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हो। रिन्यूएबल नहीं हो तब भी उसे क्लीन एनर्जी कहा जा सकता है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल सर न्यूक्लियर जो एनर्जी होती है उसको आप क्या कंसीडर करते हो, क्लीन एनर्जी, क्योंकि सर न्यूक्लियर एनर्जी से कार्बन एमिशन और ग्रीन हाउस गैस का एमिशन क्या होता है, नेट जीरो। तो आप न्यूक्लियर एनर्जी को क्लीन एनर्जी के तौर पर कंसीडर करते हो, लेकिन सर न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल है न्यूक्लियर एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल होने के बावजूद भी किस कैटेगरी में आता है, ये क्लीन एनर्जी के कैटेगरी में काम में आता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर एक जो क्लीन एनर्जी है वो क्या हो, रिन्यूएबल ही हो। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन एनर्जी है लेकिन ये रिन्यूएबल नहीं है, ये कैसा है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करूं सर क्लीन एनर्जी की, कि सर क्लीन एनर्जी जो है क्या होती है। क्लीन एनर्जी जो है वो क्या होगी सर, हमेशा एयर को क्या रखेगी, क्लीन रखेगी। मतलब इसमें से कार्बन इमिशन और पोल्यूटेंट इमिशन क्या हो गया, नेट जीरो हो गया, तो क्या रहेगा, 100% क्लीन एयर रहेगी। लेकिन ग्रीन एनर्जी की मैं बात करूं तो नो हार्म टू द एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं करे, ये आपकी क्या कहलाती है, ग्रीन एनर्जी कहलाती है। रिन्यूएबल एनर्जी की मैं बात करूं तो क्या होता है सर, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दैट रिप्लेनिश, रिप्लेनिश का मतलब होता है सर रीफिल, जिनको दोबारा आप भर सकते हो या दोबारा प्राप्त कर सकते हो। रिप्लेनिश नेचुरली सच एज द सन एंड द विंड। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होते हैं जिनको आप जो है रीफिल कर सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होगी तो वो तो दोबारा मिल सकती है आपको, है ना, तो उसे आप रिफिल या रिप्लेनिश कर सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका रिन्यूएबल एनर्जी। इसके बाद में मैं बात करूं सस्टेनेबल एनर्जी। सस्टेनेबल एनर्जी, लगातार, कॉन्टिन्यूसली, सतत रूप से मिलने वाली एनर्जी। तो सस्टेनेबल एनर्जी जो है सस्टेनेबल एनर्जी आप उनको बोल सकते हो जो comes from sources that cannot be depleted over times, meaning they don't need to be regularly replenished। मतलब आपकी सस्टेनेबल एनर्जी उन सोर्सेज से आती है जो समय के साथ में विद रेस्पेक्ट टू टाइम कभी खत्म नहीं होते, वहां से आपको क्या आती है, ये सस्टेनेबल आती है। मतलब जिनसे आपको एनर्जी कंटिन्यूअसली फॉर्म होती रहे, डायरेक्ट सीधी आपको वो कन्वर्ट करने को मिले। जैसे विंड एनर्जी है सर, विंड एनर्जी के लिए आप क्या करोगे, विंड मिल लगा दोगे, वो विंड एनर्जी को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी में। सोलर एनर्जी, उसके लिए आप सोलर पैनल लगा दोगे, वो सोलर की जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। लेकिन जैसे मैं बात करूं बायोमास या न्यूक्लियर एनर्जी में ऐसा नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है एक एनर्जी को दूसरे फॉर्मेट में बदलने के लिए। तो वो सस्टेनेबल एनर्जी नहीं है, लगातार नहीं मिल सकती आपको न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। Some examples of sustainable energy sources include both solar and wind energy। ये जो दोनों एनर्जी है, सोलर और विंड एनर्जी, ये सस्टेनेबल एनर्जी की कैटेगरी में आती है। सर ये कभी खत्म नहीं हो सकती, ये सस्टेन नहीं हो सकते। कंपेयर दीज सोर्स टू वुड, लकड़ी और क्रॉप्स, फसल एंड अदर बायोमास मटेरियल दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिप्लीटेड एंड रिक्वायर्ड टाइम एज वेल एज पॉसिबल ह्यूमन इंटरवेंशन टू रिप्लेनिश और रिफिल। तो ये आपकी जो इसके कंपेयर में अगर मैं बात करूं सोर्स की, तो लकड़ी, फसल और दूसरे जो बायोमास मटेरियल है वो कैपेबल है
टू बीइंग डिप्लेटेड एंड रिक्वायर्ड टाइम, तो आवश्यकता का जो समय है उसके हिसाब से वो क्या है, वो सक्षम है इसको प्राप्त करने में या रिफिल करने में। ठीक, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स की मैं बात करूं सर, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स क्या होते हैं? अल्टरनेटिव एनर्जी इज सोर्स इन वे that does not damage ecosystem, emit greenhouse gases or have any negative impact on the environment। मतलब ये वो एनर्जी होती है जो आपको इकोसिस्टम को डैमेज नहीं करती है, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं करती और कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालती एनवायरमेंट पे, उसको आप अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स बोल सकते हो। तो एक तरीके के रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आपके अल्टरनेटिव सोर्स है, क्योंकि हमारे पास ये अल्टरनेट है, नॉन रिन्यूएबल के अल्टरनेट है, हमने एक नई अल्टरनेट तैयार कर ली है। ठीक है, सो while energy source like biomass and hydropower are renewable, they affect the environment too much to be considered alternative। ठीक है, तो इनको आप अल्टरनेटिव के तौर पर कंसीडर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, सोर्सिंग बायोमास मटेरियल कैन लीड टू डिफॉरेस्टेशन एंड हाइड्रोपावर सिस्टम कैन नेगेटिवली इन्फ्लुएंस द हैबिटेट एंड फीडिंग साइकिल ऑफ बोथ वाटर एंड लैंड एनिमल्स। तो ये जो आपका है, इसमें जो बायोमास है वो उसकी वजह से तो डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का नाश हो रहा है, और हाइड्रो पावर जो सिस्टम है उसकी वजह से जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है हैबिट्स पर, वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो रहा है। फीडिंग साइकिल में क्या रहा है, चेंज आ रहा है, बोथ वाटर और लैंड एनिमल्स जो है उनमें भी क्या रही है, दिक्कत आ रही है, चेंजेज आ रहे हैं। तो ये अल्टरनेटिव सोर्स हो गए। अब इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। अब जो भी कुछ हम पढ़ेंगे वो ग्रीन एनर्जी का बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में कि सर रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, किस तरीके से ये फंक्शन करती है। देखो मैं अगर इसकी बात करूं, रिन्यूएबल एनर्जी इज एनर्जी दैट इज जनरेटेड फ्रॉम नेचुरल रिप्लेनिश रिसोर्सेज। जो बार बार रिफिल या रिप्लेनिश किए जाने वाले रिसोर्सेज से आप उनको जनरेट करते हो, उसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हो। और ये आपके नॉन कन्वेंशनल भी है। दिस इंक्लूड सोलर एनर्जी, जियोथर्मल हीट एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वाटर एनर्जी और वेरियस बायोमास टाइप ऑफ एनर्जी। ये आपके रिन्यूएबल कहलाती है, न्यूक्लियर एनर्जी रिन्यूएबल में नहीं आती। They are a viable source of clean, limitless energy and that emit less pollution and it is ready available locally। और ये जो होते हैं बहुत उत्कृष्ट स्रोत है, वाइबल का मतलब है बहुत अच्छे सोर्स है ना, क्लीन एनर्जी के, जो आपको लिमिटलेस एनर्जी देंगे, बहुत लिमिटलेस एनर्जी देंगे, और ये आपको लोकली इजीली आपको ये अवेलेबल हो जाते हैं। और इनसे जो पॉल्यूटेंट का जो इमिशन होता है वो कितना होता है, लेस पॉल्यूटेंट का इमिशन होता है, बहुत कम होता है। व्हेन कंपेयर्ड टू नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशन। नॉन रिन्यूएबल के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो सर रिन्यूएबल जो होती है वो सिग्निफिकेंटली आपका जो पॉल्यूशन होता है उसको क्या करती है, रिड्यूस करती है। इसके बाद में द मेजॉरिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर लो पॉल्यूटिंग एंड कंसिडर्ड क्लीन। तो इसमें से जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उसमें पॉल्यूटेंट का जो लेवल रहता है वो लो रहता है और इसको एज ए क्लीन एनर्जी के तौर पर कंसिडर किया जाता है। बायोमास इज ए रिन्यूएबल सोर्स बट इट इज ए मेजर सोर्स ऑफ इंडोर पॉल्यूशन। बायोमास जो होता है वो है तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, लेकिन ये आपका इंडोर पॉल्यूशन का फैलाने वाला एक मेजर सोर्स है। जैसे सर लकड़ियों पर हम खाना बनाते हैं हमारे घरों में, तो ये आपका है तो रिन्यूएबल है, लेकिन ये आपके लिए एनवायरमेंट के हिसाब से ये सही नहीं है, एनवायरमेंट को डैमेज करता है। क्यों? क्योंकि इससे जब बायोमास को जब जलाया जाता है तो ये इंडोर पोल्यूशन का मेजर सोर्स है, बहुत बड़ा स्रोत है। चूल्हे में जब लकड़ियां जलाई जाती है, कोयला जलाया जाता है, तो उससे जितना भी जो धुआं निकलता है वो इन्हीं से ही निकलता है, बायोमास की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की बात की जाए तो सर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो है वो आपके दो तरीके के हैं। नंबर सर प्राइमरी सोर्सेज और दूसरे आपके सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज की बात की जाए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स सच एज सोलर, प्राइमरी में कौन कौन सा क्या आपके, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी। ये तीनों के तीनों किसमें आपके
प्राइमरी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में। सेकेंडरी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वो होते हैं जो कि आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी डेराइव्ड फ्रॉम द कन्वर्जन ऑफ कोल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस एंड अदर फॉसिल्स फ्यूल। तो ये दूसरे तरीके के होते हैं, सेकेंडरी टाइप के नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो आपको कन्वर्जन से ड्राइव किए जाते हैं फ्रॉम कोयले से, ऑयल से और नेचुरल गैस से। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स दो तरीके के, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। इसके बाद में मैं बात करूं रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया, ये डेटा आपके बहुत जरूर आएगा एग्जाम में। ये हमने जो भारत सरकार की जो वेबसाइट है ऊर्जा और क्या बोलते हैं उसको, ऊर्जा एवं रिन्यूएबल मंत्रालय है ना, उसकी वेबसाइट से इस डेटा को लिया है। और जो पीआईबी होता है ना, हाँ पीआईबी, प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है आपका, है ना, तो उसकी वेबसाइट से डेटा लिया, गवर्नमेंट ऑथेंटिक डेटा है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ये हर कोई कोचिंग वाला, हर कोई जगह आपको ये डेटा नहीं मिलेगा ऑथेंटिक। वो इस चैप्टर में कर क्या रहे हैं, ग्रीन एनर्जी के नाम पे डायरेक्ट रिन्यूएबल स्टार्ट करें, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है। ये जो बेसिक जो टर्म है ग्रीन एनर्जी की, वो कोई नहीं पढ़ा रहा, बेसिक डेटा जो है, क्योंकि सर डेटा पूछा जाएगा है कंट्री के रेफरेंस में और स्टेट के रेफरेंस में, ये ध्यान रखिएगा। तो डेटा पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो देखो, इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एंड थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर। हम जो है ना वर्ल्ड में चीन और यूएस के बाद में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले और रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले वर्ल्ड के तीसरे नंबर के लार्जेस्ट कंट्री हैं। पहले दो नंबरों पर है चाइना और यूएसए, थर्ड नंबर पर हम लोग आते हैं। तो ये हमारी प्रोग्रेस है और 2030 तक तो हम क्या पहुंच जाएंगे, फर्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी सीईए ऑफ इंडिया set a goal of producing 50% of total electricity from non-fossil fuel source by 2030 in 2018। तो 2018 में तय किया गया कि 2030 तक हम जो है जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल से, हालांकि नॉन रिन्यूएबल से ज्यादा हो रही थी 92%, तो उसको जो है हम घटाते घटाते 2030 तक हम क्या ले आएंगे, 50% ले आएंगे। तो 50% आती तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इतना वो कर देंगे, है ना। इंडियाज इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी रीचिंग, है ना, 203.18 203.18 गीगावाट, इतना पहुंच गया सर। ये जो डेटा आपका 11 अक्टूबर 2024 का डेटा है, 203.18 गीगावाट। तो इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो प्लांट इंस्टॉल किए जाते हैं, तो उनकी इंस्टॉल की प्लांट की कैपेसिटी जो हो गई टोटल, वो कितनी हो गई, 203.18 गीगावाट हो चुकी है। एज ऑफ द 10 अक्टूबर 2024, देखो मैंने यहाँ 11 अक्टूबर बताया था, यहाँ लिखी हुई डेट 10 अक्टूबर को है ना, 10 अक्टूबर 2024, अप फ्रॉम 178.98 गीगावाट ऑन अक्टूबर 2023। तो अक्टूबर 2023 में और सेम अक्टूबर 2024 में 178 से बढ़कर के कितनी हो गई आपकी, वो 203 गीगावाट हो गई है। ठीक है, एडिशनली व्हेन इंक्लूडिंग न्यूक्लियर एनर्जी, अगर आप इसमें न्यूक्लियर एनर्जी भी शामिल कर लें जो कि ग्रीन एनर्जी है लेकिन रिन्यूएबल तो नहीं है, इंडियाज टोटल नॉन फॉसिल्स फ्यूल कैपेसिटी रोज टू 211.36 211.36 गीगावाट एज ऑफ 10 अक्टूबर 2024 कंपेयर टू 186.46 गीगावाट इन 23 इन 2023। अब देखो सोलर एनर्जी की बात की जाए सर, हमारा ये जो हमारा 10 अक्टूबर का जो डेटा है, 10 अक्टूबर 2024 का, इसके हिसाब से डेटा क्या है सर, सोलर एनर्जी में जो हमारी कैपेसिटी होगी है सर वो 90.76% हो गई है, और विंड एनर्जी में जो हमारा परसेंटेज हो चुका है वो 47.36 गीगावाट हो चुका है। स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं उनकी 5.07 गीगावाट हो चुकी है, और लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट की 46.92 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने की हमारी कैपेसिटी डेवलप हो चुकी है। बायोफ्यूल्स या बायो पावर की बात करें सर 11.32 गीगावाट हो चुकी है,
और वेस्ट टू एनर्जी, जितना भी आपके घर घर से लोग कचरा इकट्ठा करते हैं, गाड़ियां, नगर निगम वाली, तो उस कचरे से, वेस्ट से क्या बनाई जाती है, बिजली बन जाती है। तो इंजीनियरिंग है ना, एनर्जी से ये पूछे जाएंगे। इंडिया हैज द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट विंड पावर कैपेसिटी। इंडिया में वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट विंड कैपेसिटी एरिया अवेलेबल है। ठीक है, ये आपका डेटा है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पीआईबी का, गवर्नमेंट का डेटा है, कैपेसिटी ऑफ इंडिया। सर सोलर पावर की जो कैपेसिटी थी हमारी वो कितनी है, 90.76 गीगावाट। अगर मैं इसको परसेंटेज में बात करूं सर, पहले के कंपैरिजन में 45.1, ठीक है, परसेंट, इतना गीगावाट में इतना, परसेंटेज में इतना। हाइड्रो की बात करें तो सर इसमें हाइड्रो में 23.3 परसेंटेज, 23.3 परसेंटेज। विंड पावर की बात करें तो सर 23.5 परसेंटेज। स्मॉल हाइड्रो पावर की बात करें तो सर स्मॉल हाइड्रो पावर का जो इसमें परसेंटेज है वो है सर 2.5 परसेंटेज। उसके अलावा बायो पावर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये आपका बायो पावर जो होती है सर वो 50.6 परसेंटेज है या 11.32 गीगावाट। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, ये डेटा जरूर याद कर लीजिएगा। स्टेट्स की बात करें सर, स्टेट्स ड्राइविंग इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, स्टेट्स की बात की जाए तो सर राजस्थान में सबसे नंबर 1 पर है सर, राजस्थान है ना, 29.98, लगभग अब ये 30 हो चुका है गीगावाट, लगभग 30 गीगावाट के आसपास ये हो चुका है। तो जितने भी स्टेट्स हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर कौन है, राजस्थान है। दूसरे नंबर पर है सर गुजरात 29.52 गीगावाट। तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु 23.70 गीगावाट। चौथे नंबर पर है आपका कर्नाटका 22.37 गीगावाट। ठीक है, इस तरीके से ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेट को लेकर के क्या है, ये डेटा है जो कि अक्टूबर 2024 में रिलीज हुआ है। ठीक, इसके बाद में बात की जाए सर रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स इन इंडिया, तो इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स क्या क्या है, सरकार ने क्या क्या टारगेट सेट किए हैं इंडिया के रेफरेंस में रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। तो इंडिया ने क्या क्या, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या टारगेट सेट किए हैं। सर फर्स्ट टारगेट है इंडिया एम्स टू रीच ए नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030। 2030 तक इंडिया ने टारगेट सेट किया है सर, हमारा जो नॉन रिन्यूएबल या नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी है, नॉन फॉसिल फ्यूल दैट मींस ग्रीन एनर्जी, उस फील्ड में हम 2030 तक जो है वो लगभग 500 गीगावाट हमारी जो कैपेसिटी है वो अचीव कर लेंगे। अभी करंट में कितनी हमारी, अभी करंट में कितनी है, लगभग सर अभी हमारी करंट में है 203 गीगावाट है, ये तो 205 हो जाएगी। तो अगले 5 सालों में, 6 साल बोल लीजिए, 2024 के बाद 25 लग गया है, तो अगले 6 सालों में हमें जो है लगभग इतनी टारगेट अचीव करना है, तब जाकर के हमारा 500 गीगावाट के आसपास पहुंचेगा। ठीक है, तो टारगेट इंडिया ने एक सेट किया। दूसरा, फुलफिलिंग एट लीस्ट हाफ ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट वाया रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, और ये भी टारगेट सेट किया है कि कम से कम 2030 तक हम जितनी भी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसका 50% जो है वो किससे आया आपको, ग्रीन एनर्जी से या रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त हो एनर्जी। उसके अलावा एफडीआई के लिए रास्ते खोल दिए इसमें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, तो सर अप टू 100% एफडीआई जो है वो अलाउड हो चुकी है अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। ठीक है भैया, अब 5 पंचामृत है ना, पंचामृत गोल्स, 5 पंचामृत गोल्स, 5 पंचामृत गोल्स सेट किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। वो 5 पंचामृत गोल क्या है उन पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। जब हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए थे UNFCCC COP 26 में, तो यहां इन्होंने ये टारगेट 5 गोल्स, 5 पंचामृत गोल्स सेट किए
उनमें पहला गोल था सर अचीव 500 गीगावाट, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन फॉसिल्स एनर्जी का मतलब क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। ये एक एजेंडे में एक तो ये गोल था ही था। दूसरा क्या था सर, 50% ऑफ इंडिया एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बाय 2030। 2030 तक जितनी भी एनर्जी आ रही है इंडिया के लोगों को, उसका 50% जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा ग्रीन एनर्जी से या रिन्यूएबल एनर्जी से। रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द कार इकोनॉमिक by 45% from 2005 levels by 2030। तो 2005 में हमारा ये 45% था इकोनॉमी, हम चाह रहे हैं कि 2030 में हम इसे कितना कर दें, 50% तो एटलीस्ट कर ही दें एनर्जी को। रिड्यूस टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन है बाय 2030। तो हमारा ये भी एक पंचामृत गोल सेट है कि सर 2030 तक जो है वो आपका कार्बन इमिशन जो है वो कितना कर देंगे, बाई 1 मिलियन टन्स के आसपास कर देंगे। ठीक है, घटा देंगे, इतना घटा कर 1 मिलियन घटा देंगे। इसके अलावा अचीव नेट जीरो इमिशन बाई 2070। तो 2070 तक जो हम जो है कार्बन इमिशन है वो क्या कर देंगे, नेट जीरो, मतलब बिल्कुल ही क्या कर देंगे, खत्म। दैट मीन्स हम 100% किस पर डिपेंड हो जाएंगे, ग्रीन एनर्जी पर या क्लीन एनर्जी सोर्सेज पर डिपेंड हो जाएंगे। क्लियर है? उम्मीद है ये था आज की आपकी क्लास, डेमो क्लास थी ग्रीन एनर्जी को लेकर के। आते हैं सर अभी से ही आपने फॉर्म तो भर ही देंगे लगभग, कि सर हम साथ के साथ कुछ पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, हिंदी भी पढ़ रहे हैं, जीएस भी पढ़ रहे हैं, और हम 22 सब्जेक्ट में से इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड उनमें से भी पढ़ रहे हैं, और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी ये प्री की टेस्ट सीरीज है, इस पर ऐप पर ये आपको अवेलेबल है, तो आप प्री की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लगभग आपके जो है वो 500 प्लस टेस्ट होंगे, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड प्लस जीएस प्लस हिंदी, हिंदी के 100 प्लस टेस्ट, जीएस के 100 प्लस टेस्ट, और पूरे 22 सब्जेक्ट के लगभग 300 प्लस टेस्ट सब्जेक्ट वाइज, है ना, वो आपको इस पर ऐप पर मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज में ये अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज को एक्सेस करना चाहते हैं तो क्लास पीडीएफ ऐप ये डाउनलोड करो, वहां लॉगिन करो, और वहां से आप इन टेस्ट सीरीज को और कोर्सेज को आप क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर आप नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, सर ऑनलाइन कोर्स नहीं लेना चाहते, तो आप फ्री टेस्ट भी वहां पर अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत सारे फ्री टेस्ट हमने टॉपिक वाइज उस पर डाले हुए हैं, उसके लिए आप ये ऐप डाउनलोड कर लो, लॉगिन कर लो, टेस्ट अटेम्प्ट करो। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। ग्रीन एनर्जी की ये वाली क्लास जो है, मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में, और मैं किसी नए टॉपिक की नई डेमो क्लास लेकर के आता हूं, और वहां फिर हम आपसे मिलते हैं। और कोर्स जिनको खरीदना है वो जल्दी से खरीद लीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए मेरे साथ बने रहने के आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।